गाइस, माहौल सरकार, आई होप वेयर हाउसिंग समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपको जो डर था या एक ऐसा टेंशन था कि वेयर हाउसिंग चैप्टर खत्म। सर आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट सेक्शन नंबर 65 सर, मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेयर हाउस। ओके, मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेयर हाउसिंग क्या कहता साहब? सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 65, जैसा मैंने आपको बताया कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। सर नॉर्मली प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं साहब। यहां पे क्या होता है, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये लोग क्या करते हैं, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन ले लेते हैं साहब। परमिशन अंडर सेक्शन नंबर 65 वो लोग दे सकते हैं। एंड सर उन्होंने अगर मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउसिंग की परमिशन दे दी तो क्या होगा, पहले सिचुएशन को समझिए फिर हम सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। क्या होगा मालिक, ऐसे केस में रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल रबर जैसे आप टायर बनाते हो सर, रबर आपने इंपोर्ट किया, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में ले गए, जो आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री का ही आपने एज ए प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस लाइसेंस ले लिया। सर वहां क्या करेंगे, रबर को ले आए विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम्स। अब वहां पे उसको प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, आपका फाइनल गुड्स विच इज टायर। टायर तो देख लिया होगा ना आपने सर, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। ओके सर, देखना मत जानबूझ के, वहां जाके जैसा मैंने बताया वैसे मत देख लेना सर, वरना सर पॉइंट मेरा आपसे, वरना टायर फूट जाएगा सर। ओके, अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि आपने रबर से टायर मैन्युफैक्चर कर दिया विद इन द कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस जो आपकी फैक्ट्री है, एंड वहीं से आपने टायर क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या हो गया साहब, आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल गई कि सर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर लेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम, और जब उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तब कोई ड्रॉबैक की बात नहीं आएगी, कोई रिफंड की बात नहीं आएगी, कोई आपको वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर? उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर विद इन दी वेयर हाउस। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, पर कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पावर है कि वो लाइसेंस देंगे, आपको परमिशन देंगे फॉर मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस। क्लियर? समझे मेरी बात? थीम समझ में आया होगा आपको सर। अच्छा, जरूरी तो है नहीं सर कि 100% एक्सपोर्ट ही करें आप, या ऐसा भी नहीं होता कि 100% ईओयू को ही ये लाइसेंस मिलेगा। अब ऐसे केस में मान लो अगर आपने कुछ टायर बना के डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिए तो ऐसे केस में कस्टम लगेगा। क्लियर? कस्टम किस पे लगेगा, जितना जितना रबर आपने इंपोर्ट किया था वो रबर कितना काम आया उन आउटपुट गुड्स में जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है, उतने रबर पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा सब। हाँ है ना बच्चों? क्लियर? सिंपली। और अगर मान लो आपने कुछ एक्सपोर्ट किया और कुछ लोकल मार्केट में बेचा तो जो कुछ कुछ कर देना सर। कुछ हो जाएगा सर, कुछ हो जाएगा, मतलब जो कुछ आपने एक्सपोर्ट किया है उतने रबर में तो कोई कस्टम नहीं लगेगा। जो आपने टायर डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उसमें जो रबर काम आया उस पर कस्टम लग जाएगा सब। क्लियर? अच्छा, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी अगर प्रोड्यूस हुआ तो उस पर भी टैक्स लगेगा सर। वो उसका क्या होगा ट्रीटमेंट, वो भी बात कर लेंगे हम, पर शायद थीम आपको समझ में आ गई। चलिए सर, अब हम बात शुरू करते, तो अब आपको इजी समझ में आएगा माहौल के साथ। होले होले ये सरकार, सेक्शन नंबर 65। सेक्शन नंबर 65 enables conduct of manufacture and other operations in a customs bonded warehouse. Okay, the owner of any warehouse goods may carry on any manufacturing process or other operations in relation to warehouse goods in the custom bonded warehouse. Okay sir, after manufacture the produced goods may either be exported out of India or cleared for home consumption. The duties are fully remitted if goods resulting from such operations are exported. अगर आउटपुट गुड्स आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, तो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स। अब गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जा ही नहीं रही है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गई, तो सर ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी इफ एनी। अच्छा, फाइन पेनल्टी आप ये मत समझना हमेशा लगेगा, कोई ऑफेंस किया होगा तो, है ना बेटा, ये तो लिखते हैं इफ एनी अगर है तो। आर पेएबल ओनली इफ द रिजल्टेंट गुड्स आर इंपोर्टेड गुड्स। रिजल्टेंट गुड्स मतलब टायर, या इंपोर्टेड गुड्स मतलब रबर, आर क्लियर्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट विच आफ्टर एक्स बॉन्डिंग, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करके आपने क्लियर किया तो कस्टम पे करना पड़ेगा सब। ठीक है। फर्दर द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन स्क्वायरली फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म सप्लाई अंडर जीएसटी। क्योंकि आपने टायर बेचा है ना भाई, सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जब टायर आप बेचोगे डोमेस्टिक मार्केट में उस पर जीएसटी भी लगेगा सर। पढ़िए, further the clearance of such goods for domestic consumption squarely qualifies as supply under the GST law and would therefore be leviable to GST under section number 9 of the CGST Act or section number 5 of the IGST Act, depending upon the supply from warehouse is intrastate or intrastate. Intrastate हुआ तो CGST SGST लगेगा इस पर section number 9 of the CGST Act, और intrastate supply अगर आपने किया है, warehouse है मुंबई में, आपने बेचा सर कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो सर IGST लग जाएगा बेटा। क्लियर सर? एट प्रेजेंट, ध्यान से पढ़ना,
At present, manufacture and other operations in a bonded warehouse are allowed only in a private bonded warehouse and not in a public bonded warehouse, क्योंकि वहां पे तो कोई भी पर्सन अपने गुड्स रख सकता है सर पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस में. ओके, फर्दर manufacture and other operations are also allowed in a special bonded warehouse in respect of the goods which are notified to be warehoused in the special warehouse. तो स्पेशल वेयरहाउस के लिए जो गुड्स नोटिफाइड थी वो अगर आपने स्पेशल वेयरहाउस में रखे उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग परमिशन आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं सर. पर पब्लिक वेयरहाउस में मैन्युफैक्चरिंग परमिशन नहीं मिलती है ऑब्वियसली. अच्छा, कोई भी टॉपिक को आप पढ़े तो ऑब्वियस समझ के पढ़े, लॉजिक समझ के पढ़े, उसका तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा. आइए, the owner of any warehouse goods may carry on the manufacturing process or other operations in relation to warehouse goods with the permission of the principal commissioner or commissioner of customs. ठीक है साहब. अब बात करते हैं कि गुड्स अगर आपने मैन्युफैक्चर किए उसके बाद आपने क्या किया तो क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा. वो तीनों केस जो मैंने आपको बोले थे टॉपिक पढ़ाने से पहले वो यहाँ लिखे हैं सर. केस नंबर 1, इफ फिनिश्ड गुड्स आर होली एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, नो कस्टम ड्यूटी इज चार्जेबल ऑन इंपोर्टेड मटेरियल. इंपोर्टेड मटेरियल पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपने फिनिश गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया साहब. ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट में कुछ गया ही नहीं, कोई कस्टम नहीं लगेगा. इफ फिनिश गुड्स आर होली क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, मतलब डीटीए डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में आपने रिमूव कर दिया, तो सर ऐसे केस में उन फिनिश्ड गुड्स में जितना रॉ मटेरियल इंपोर्टेड था उस इंपोर्टेड मटेरियल पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा. एंड जो फिनिश्ड गुड्स आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा सर, क्योंकि वो जीएसटी के प्रोविजंस में कवर होता है. चलिए, कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल कंटेंट इन दी मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड्स क्लियर्ड इन डीटीए. सर फॉर एग्जांपल आपने रबर इंपोर्ट किया सर, तो जो रबर इंपोर्ट किया था जो टायर में काम आया और टायर बना के आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिए, तो उस टायर में जितना भी रबर लगा हुआ था सर उस पर आपको कस्टम पे करना पड़ेगा मालिक. ओके सर, थर्ड केस है क्या, दोनों का मिक्स, पॉइंट नंबर 1 और 2 का मिक्स, मतलब कुछ कुछ कर लेंगे सर. सरकार, पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इज एक्सपोर्टेड एंड अदर पार्ट इज क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. तो ऐसे केस में पॉइंट नंबर 1 एंड 2 बोथ विल अप्लाई. हम प्रोपोर्शन देख लेंगे कि कितना गुड्स एक्सपोर्ट हुआ, कितना गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में काम आया, डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर हुआ. तो सर जितना एक्सपोर्ट हुआ उसमें कितना रॉ मटेरियल काम आया होगा, जितना डोमेस्टिक मार्केट में सेल हुआ उसमें कितना रॉ मटेरियल काम आया जो इंपोर्टेड था, और उस अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट हुआ है उसके लिए तो कोई कस्टम नहीं, जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है उस पर कस्टम लग जाएगा भाई. क्लियर. आइए, अब एक और लास्ट कहानी बचती है इसके रिगार्डिंग, वेस्ट और रिफ्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन. सब आपने रबर से टायर बनाया सर, क्लियर, उसमें कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी प्रोड्यूस होता ना सर, तो उस वेस्ट और स्क्रैप का क्या होगा, तो सर वहां पर वेस्ट और स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या होगा. सर अगर आपने मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस किया है, उस दौरान कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी प्रोड्यूस हुआ है, तो वेस्ट एंड स्क्रैप पर कितना कस्टम लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल गुड्स. आपने फाइनल गुड्स के साथ क्या किया. अगर आपने फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए थे तो वेस्ट और स्क्रैप पे कस्टम कितना लगेगा, उसके लिए प्रोविजन कुछ अलग है. अगर आपने फाइनल गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचे थे, अगर आपने फाइनल गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचे थे, तो उस वेस्ट और स्क्रैप जो जनरेट हुआ था ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस उसका क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट अलग है. प्रोविजंस यहां दिए, पर सर मैंने एक बड़ा ही सुंदर सा चार्ट बना रखा है, उसको देखेंगे तो मजा आएगा और इजी वे में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको. देखिए, अरे मालिक माहौल तो है ना सर, देखो जिंदगी में खुश रहना इज मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. और खुश होकर पढ़ोगे तो सर भगवान भी आपका साथ देगा, ध्यान देना, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी एक काम करो आप दिल से अगर करते हो ना सर, तो सर भगवान भी खुश होता है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ने जो हमको जन्म दिया है ये भी अपने लिए एक ब्लेसिंग है भाई. जिंदगी को कभी कोसना नहीं, इतनी बढ़िया जिंदगी दी हमको, ठीक है, परेशानी सबके साथ होती है, किसी के साथ कुछ ज्यादा होती है, किसी के साथ कम होती है, किसी के साथ कुछ और होती है, किसी के साथ कुछ और होती है. हमको हमेशा हमारी परेशानी ज्यादा लगती है, दूसरी कम लगती है, वो सब होता है. पर इन सबको छोड़ के जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, माहौल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने सर नक्शे कदम पे आगे बढ़ जाता है, तो सरकार वो अपने मुकाम को हासिल कर लेता है और भगवान भी उसकी मदद करता है. तो सर अगले इंसान आप ही हो सर, जिसकी भगवान मदद करने वाला है. सर बी एनर्जेटिक माहौल के साथ. सर आइए, वेस्ट एंड स्क्रैप अराइजिंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग वेयरहाउसिंग. सर वेयरहाउसिंग के टाइम पे जो वेस्ट स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ उसका क्या होगा. अगर वेस्ट स्क्रैप भी आपने एक्सपोर्ट कर दिया भाई, डोमेस्टिक मार्केट में बेचा नहीं, कचरा भी एक्सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल होता है सर. ऑब्वियसली सर जब डोमेस्टिक मार्केट में कोई गुड्स गया ही नहीं, क्या कस्टम की बात आएगी, नहीं, नो कस्टम इज पेएबल ऑब्वियसली. अब सर इफ वेस्ट स्क्रैप इज सोल्ड इन डीटीए या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा. अगर वेस्ट स्क्रैप को आपने डीटीए में बेच दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा, मतलब एक्सपोर्ट नहीं किया कुल मिला के, तो कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज ऑन वेस्ट स्क्रैप. वेस्ट एंड स्क्रैप पे कस्टम लगेगा, बट हाउ मच कस्टम ड्यूटी इज चार्जेबल,
इट डिपेंड्स ऑन फाइनल गुड्स. It depends on final goods. If final goods were exported and if final goods were sold in DTA. पहले बात करते हैं if final goods were exported. आपने final goods export किया तो देखो final goods में जो imported material थे उस पर तो कोई कस्टम नहीं लगेगा. अब उस प्रोसेस में जो वेस्ट स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ उस पर कितना कस्टम लगेगा. इफ वेस्ट स्क्रैप इज डिस्ट्रॉयड तो नो कस्टम विल बी पेबल. कोई दिक्कत नहीं है. आपको लगता है वेस्ट स्क्रैप की वैल्यू बहुत कम है, डिस्ट्रॉय कर दो, कोई कस्टम वगैरह कोई लफड़ा नहीं सर. पर इफ वेस्ट स्क्रैप इज सोल्ड इन डीटीए, अच्छा फाइनल गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है, रबर से जो आपने टायर बनाया, टायर एक्सपोर्ट किया सर, पर वेस्ट स्क्रैप जो प्रोड्यूस हुआ है वो आपने डीटीएम बेचा, तो ऐसे केस में कस्टम ड्यूटी ऑन वेस्ट स्क्रैप विल बी लेविड एज इफ वेस्ट स्क्रैप वाज इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली. मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने वेस्ट स्क्रैप को ही इंपोर्ट किया हो हिंदुस्तान में इन दैट फॉर्म ओनली. उस तरह से ट्रीटमेंट होगा उस वेस्ट स्क्रैप का. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले यह बताता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे. अगर आपने फिनिश गुड्स को डीटीएम बेचा था तो क्या करने का, उसके बाद 2 मिनट बात करते हैं. ये एग्जाम्पल के साथ बात हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा सर एक टॉपिक का. अससी इंपोर्टेड रबर एंड मैन्युफैक्चर्ड टायर्स यूजिंग द रबर. ओके साहब, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन रबर दे रखा 15%, रेट ऑफ ड्यूटी ऑन वेस्ट स्क्रैप दे रखा 10% और रेट ऑफ जीएसटी ऑन टायर दे रखा 12%. ठीक है मालिक. केस नंबर 1 हम केस नंबर 1 ही पढ़ेंगे अभी. टायर्स एक्सपोर्टेड, ओ हो फाइनल गुड्स आपने क्या कर दिए, एक्सपोर्ट. तो ऐसे केस में नो ड्यूटी ऑन टायर्स, टायर्स पे तो कोई कस्टम है नहीं, और उसमें रबर जो काम आया उस पर भी कोई कस्टम नहीं लगेगा सर. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं. क्लियर? या बेटर वर्ड अगर आपको और भी अच्छे से यूज करना है तो ये करिए आप सर. नो ड्यूटी ऑन, ऐसे लिखिए, रबर यूज्ड इन टायर. टायर में जो रबर काम आया साहब उस पर कोई ड्यूटी नहीं पे करनी है. सरकार इफ वेस्ट स्क्रैप इज सोल्ड इन डीटी, अच्छा वेस्ट स्क्रैप डिस्ट्रॉय कर दिया, ये रहा, देन नो कस्टम ड्यूटी ऑन वेस्ट स्क्रैप. बट इफ वेस्ट स्क्रैप इज सोल्ड इन डीटीए फॉर रुपीज 50,000, 50,000 में बेच दिया, देन ध्यान देना बेटा, रबर पे रेट ऑफ कस्टम कितना है, 15%. कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वेस्ट स्क्रैप डीटीएम बेच रहे हो तो वेस्ट स्क्रैप पे कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली. ऐसा मानेंगे वेस्ट स्क्रैप ही आपने इंपोर्ट किया था, और वेस्ट स्क्रैप अगर इंपोर्ट करता तो कस्टम की रेट कितनी थी, 10%. तो 50,000 इंटू 10%, 5,000 आपको कस्टम पे करना पड़ेगा ऑन वेस्ट एंड स्क्रैप. भारत माता की जय. समझे? डन. सरकार अब मैं बात करता हूं, इफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड इन डीटीए, फिनिश गुड्स को अगर आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचा था तो ऐसे केस में क्या होगा मेरे मालिक, सर फिनिश्ड गुड्स पे तो कस्टम लगेगा. सॉरी, फिनिश्ड गुड्स जो आपने डीटीएम बेचे थे उसमें जो रबर काम आया था उस रबर पे तो कस्टम लगेगा, प्लस टायर जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे थे उस टायर पर जीएसटी भी लगेगा, इस पर जीएसटी लो. अब जो वेस्ट स्क्रैप है, कचरा, कचरा जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है, ध्यान सुनना सर, पहले वाले केस में क्या होता था, जब आपने फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किए थे तब वेस्ट स्क्रैप पे कस्टम लगेगा था वेस्ट स्क्रैप की रेट से एज इफ वेस्ट स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली. पर अगर फिनिश गुड्स आपने डीटीएम बेचे थे, उसका वेस्ट स्क्रैप अगर आप डीटीएम बेच रहे हो तो ऐसे केस में सर उस वेस्ट स्क्रैप पे कस्टम लगेगा, पर रेट ऑफ कस्टम रबर का लगेगा. क्या लिखा है पे, कस्टम ड्यूटी ऑन वेस्टर्न स्क्रैप, custom duty will be charged on the contents of the imported goods in such waste scrap if waste scrap is sold in DTA. मतलब वेस्ट स्क्रैप को अगर आपने डीटीएम बेचा है तो वेस्ट स्क्रैप में जितना रबर था उस रबर की रेट से कस्टम लगेगा साहब. हम मानेंगे आपने रबर ही बेचा है. क्लियर? एग्जांपल के साथ समझना. केस नंबर 2, टायर सोल्ड इन डीटीए फॉर रुपीज 15 lakhs. ओके, डीटीएम बेचा आपने. वैल्यू ऑफ कंटेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, कंटेंट इन फिनिश गुड्स, सर 7 लाख, मतलब रबर का जो कंटेंट था वो था 7 लाख रुपए का, है ना. जो टायर में काम आया, टायर तो आपने बेच दिया 15 लाख में, तो सर टायर पे तो लगेगा जीएसटी क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में आपने मैन्युफैक्चर किया और उसको लोकल मार्केट में बेचा आपने, तो सप्लाई के स्कोप में आता है साहब. जीएसटी ऑन टायर 15 लाख इंटू 12% इज द रेट ऑफ जीएसटी गिवन, तो 1,80,000 क्या लग जाएगा, जीएसटी. अब साहब उस टायर में जितना रबर काम आया था उसके इंपोर्ट की वैल्यू थी 7 लाख रुपए. इंपोर्टेड वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स रबर विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ दोस टायर वाज रुपीज 7 लाख. सपोज जो क्वेश्चन दिया है, उस रबर पे जो रेट ऑफ कस्टम था कितना था बेटा, 15%. उतना भी आपको रबर पे कस्टम पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने रबर इंपोर्ट किया था तब हमने कोई कस्टम नहीं लिया, आपने वेयर हाउस में रखवाया बस. आप
कस्टम मोनोड वेयर हाउस में आपने उसे टायर बना दिया और टायर बना के डोमेस्टिक मार्केट में बेचा, तो हम ये मानेंगे ना उतना रबर डोमेस्टिक मार्केट में आ गया, तो उतना रबर पे अगर डायरेक्टली क्लियर कराते फॉर होम कंजम्पशन तभी तो रबर पे कस्टम पे करना होता ना, तो उतने रबर पे कस्टम पे कर दो साहब, क्लियर डन। अब सर वेस्ट स्क्रैप का क्या होगा, इफ वेस्ट स्क्रैप वर सोल्ड इन डीटीए फॉर ₹50,000, तो ऐसे केस में उस 50,000 पर कस्टम लगेगा पर कंटेंट ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल, मान लो उसमें कंटेंट था इंपोर्टेड मटेरियल केवल रबर का, ये अज्यूम कर लेते क्योंकि क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन इतनी दी हमको, तो उस वेस्ट स्क्रैप में केवल रबर का कंटेंट था 50,000 रुपए का, उस पर रबर पे रेट ऑफ कस्टम कितना है 15%, ये लग जाएगा साहब क्या, कस्टम्स ऑन वेस्ट स्क्रैप, रबर की रेट से लगेगा सर, प्रीवियस केस में वेस्ट स्क्रैप की रेट से ही कस्टम लगा था सर, है ना, उसमें माना था कि एज इफ वेस्ट स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली, यहाँ पर जितना रबर उसमें होगा वेस्ट स्क्रैप में उस रबर पे कस्टम लग जाएगा, क्लियर, तो रबर का रेट था कितना 15%, वो लगेगा साहब, क्लियर, आई होप पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर। मैं वापस से कंक्लूड कर लेता हूँ साहब, अगर आपने फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट किया था तो उस फाइनल गुड्स में जो रॉ मटेरियल का है उस पर कोई कस्टम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, पर उसका जो वेस्ट स्क्रैप था वो अगर आपने डीटीए में बेचा, डिस्ट्रॉय कर दिया, बात ही खत्म, डीटीए में अगर आपने बेच दिया तो उस वेस्ट स्क्रैप पे कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली, वेस्ट स्क्रैप की रेट ही लगेगी सर। सेकंड केस, अगर आपने फाइनल गुड्स डीटीएम बेचा तो फाइनल गुड्स पे तो जीएसटी लगेगा क्योंकि वो जीएसटी के स्कोप में आता, सप्लाई के स्कोप में आता साहब, आपने मैन्युफैक्चर करके बेचा है डोमेस्टिक मार्केट में, वेयर हाउस भी तो इंडिया में ही था सर। सेकंड, उस रबर को जो आपने इंपोर्ट किया था उसको आपने फाइनल गुड्स में काम लिया, जो फाइनल गुड्स डीटीएम में ट्रांसफर हुआ, तो एक तरह से इनडायरेक्टली रबर डोमेस्टिक मार्केट में आ गया ना सर, इन दी फॉर्म ऑफ टायर, तो रबर जितना वैल्यू का रबर आपने इंपोर्ट किया था, जितना रबर उस टायर में काम आया जो डोमेस्टिक मार्केट में गया है वो था मान लो 7 लाख रुपए, तो 7 लाख का आपने रबर एक तरह से मानना इंपोर्ट करके क्लियर कर दिया फॉर होम कंजम्पशन, उस पर नॉर्मल कस्टम पे कर देना सब, प्लस अगर वेस्ट स्क्रैप भी प्रोड्यूस हुआ और उसको भी आपने डीटीएम बेच दिया, तो ऐसे केस में उस वेस्ट स्क्रैप में जितना रबर का कंटेंट था, इंपोर्टेड मटेरियल का कंटेंट था, उसकी रेट से कस्टम लगा देना उस वेस्ट स्क्रैप में जो रबर का कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग बेटा, क्लियर, भारत माता की जय। आई होप पूरी बात आपको समझ में आ गई। आइए और भी एग्जांपल्स है सर, ये आईसीआई ने अपनी बुक में जो एग्जांपल दिए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे सर, देखिए ध्यान से। लेट अस टेक दी केस ऑफ कटलरी मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ इंपोर्टेड हाई स्पीड कटिंग स्टील स्ट्रिप, बेटा होता है ना चाकू वाकू देखेंगे आपने बेटा, क्लियर, तो हाई स्पीड कटिंग स्टील स्ट्रिप उसको बोलते हैं सर, ठीक है सर। लोकली प्रोक्योर्ड प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग हैंडल्स टू द कटलरी, भाई दैट इज नाइफ फोक एटसेट्रा, चाकू पकड़ने के लिए भाई प्लास्टिक चाहिए ना, वो डोमेस्टिक मार्केट से आप लेते हो, जो आगे का जो स्टील आता है वो आपने इंपोर्ट किया सर। इन अ बैच प्रोसेस 200 kg imported steel strip and 100 kg plastic is used, सर एक जो बेच प्रोसेस होता है बेटा उसमें 200 kg स्टील स्ट्रिप काम आती है और 100 kg प्लास्टिक काम आता है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द कटलरी आइटम्स 400 ग्रोस नाइव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड दे आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। अच्छा डोमेस्टिक मार्केट में चाकू बना के आपने सर कत्ल नहीं बेटा, सब्जी वब्जी यू नो सर। द स्टील स्ट्रिप कंटेंट इन अबाउट नाइव्स इज 178 kg। अच्छा इस जो चाकू बना के आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा उसमें से 178 kg ही काम आया स्टील स्ट्रिप। इंपोर्ट किया था कितना 200 kg जो काम इशू हुआ था इन चाकू को मैन्युफैक्चर करने में, ओके मतलब 22 kg वेस्ट हुआ इसमें। द वेट ऑफ द प्लास्टिक हैंडल्स इज 85 kg। 100 kg का प्लास्टिक काम आया उसमें से 85 kg काम आ गया। 100 kg आपने प्लास्टिक इशू किया उसमें से 85 kg एक्चुअली काम आया, 15 kg क्या था वेस्टेज था। चलिए डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया उसका वेस्ट उसके तो कस्टमरों को मतलब नहीं है। जो इंपोर्टेड मटेरियल था स्टील स्ट्रिप्स उसका वेस्टेज था 22 kg, उससे मतलब होगा कस्टमर वालों को। द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शेविंग एटसेट्रा द टोटल वेट ऑफ द वेस्ट इज 37 kg। अच्छा टोटल वेट दोनों का मिला के कितना है 22 + 15 kg कितना हो गया 37 kg। अब टोटल वेट से मतलब ही नहीं सर। द स्टील कंटेंट ऑफ द वेस्ट इज 22 kg जो हमने बात कर ली थी। सो इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एट द रेट एप्लीकेबल टू स्टील स्ट्रिप्स वुड बी कलेक्टेड ऑन द वेस्ट। तो जो वेस्ट जब बेचोगे आप उसमें 22 kg जो आपका स्टील स्ट्रिप था उस पर स्टील स्ट्रिप की रेट से कस्टम लगेगा क्योंकि आपने डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बेचा था फाइनल गुड्स को। आइए द अदर अल्टरनेटिव इज वेयर फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपोर्टेड। अगर आपने फिनिश्ड गुड्स आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट किए थे तो 22 kg 22 kg जो वेस्ट था स्टील स्ट्रिप का वो अगर डोमेस्टिक मार्केट में आपने बेचा तो उस पर कस्टम लगेगा एज इफ दोज वेस्ट वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। और अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो नो कस्टम इज पेएबल। ठीक है सर पढ़ लीजिए।
Take the same example. In this case, the manufacturer has two options. He can destroy the waste, then he will not be required to pay duty on the steel strip waste. Waste पे कोई कस्टम पे नहीं करना है. If he does not choose to destroy the waste, then he has to pay the duty on the waste as if waste were imported in India in that form only. Remission of duty on the imported material content in waste or scrap is allowed only when final goods concerned is exported out of India and the waste is destroyed. Waste आपने destroy तो किया नहीं सर, इसलिए रेमिशन नहीं मिलेगा, पर हाँ उस वेस्ट पे कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट और स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली. उस पे जो भी रेट ऑफ कस्टम होगा लग जाएगा, भले हायर हो लोअर हो, से कंसर्न नहीं सर. क्लियर, डन. एक और एग्जांपल देता है ऐसे ही बुक में जो भी मैंने यहाँ पे दिया है, सो दैट एक एक पॉइंट आपका एक एक वर्ड कवर हो जाए सर. एग्जांपल नंबर 3. सरकार, लेट अस नाउ टेक एन एग्जांपल वेयर द फाइनल प्रोडक्ट आर बोथ एक्सपोर्टेड एंड क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. सर कुछ एक्सपोर्ट किया, कुछ लोकल मार्केट में जा तो कुछ कर लेंगे सर. याद आया बेटा, वही बात है सर. The question of appropriating the waste will have to be decided first. The imported raw material is rubber. The end product is motor vehicle tire. Tire बनाया सब. The additional material used are beading wire, tire cord, warp sheet, chemicals and mineral oils. ठीक है सर, नाम याद करने की जरूरत नहीं, कोई टायर की फैक्ट्री अभी नहीं लगानी अपने को, कस्टम पढ़ना भाई. सर, total quantity of rubber issued 1500 kg. Weight of bead wire used. Weight of tire cord warp sheet used, weight of chemical used, weight of mineral oil used, total weight of raw material issued 1710 kg. ठीक है साहब. टोटल नंबर ऑफ टायर्स मैन्युफैक्चर्ड 100 पीस बनाया आपने. ठीक है सर. वेट पर टायर 16.5 kg वजन है हर टायर का. 100 टायर आपने बनाए हैं. क्लियर. इट मीन्स टोटल वेट ऑफ 100 टायर हो गया 1650. और 1650 टोटल टायर का वेट हो गया, तो सर टोटल रॉ मटेरियल काम था 1710 kg. इट मीन्स 60 kg वेस्टेज हुआ सबका मिला के. ओके मालिक. अच्छा, रॉ मटेरियल भले बहुत सारे काम आए, पर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल तो केवल रबर था. बाकी एडिशनल मटेरियल जो काम आया वो डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया, क्योंकि इंपोर्टेड के लिए तो बोला रबर ही इंपोर्ट किया हमने साहब. ओके ठीक. अब 60 kg में सारे रॉ मटेरियल होंगे सर, तो सर ये हम ये दे रखा ना सबका, हम मान लेंगे इसी प्रोपोर्शन में आपने क्या किया, सारे रॉ मटेरियल यूज लिए और इसी प्रोपोर्शन में वेस्टेज आएगा. ठीक है, देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ टायर्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन 25 kg. 25 पीस आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे. 75 पीसेज नंबर ऑफ टोटल टायर एक्सपोर्ट किया आपने. तो सर 25 डोमेस्टिक मार्केट में गया, 75 आपने एक्सपोर्ट किया, तो इस रेशियो में वेस्टेज का ट्रीटमेंट देखना है सर आपको. वेस्टेज रिलेटेबल टू टायर्स एक्सपोर्टेड. अब टोटल वेस्टेज था कितना 60 kg. इसमें से जो आपने एक्सपोर्ट किया उसका प्रोपोर्शन 75% आ जाएगा ना सर. 75 आउट ऑफ 100 टायर 75 आपने एक्सपोर्ट किया, मतलब 75% वेस्टेज एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो गया सर. तो 45 kg एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. इंपोर्टेड रबर कंटेंट इन वेस्ट रिलेटेबल टू एक्सपोर्टेड टायर. अब एक्सपोर्टेड टायर जो थे 75%, उसमें टोटल रॉ मटेरियल टोटल जो वेस्टेज था वो था 45 kg. अब इसमें रबर का कंटेंट कितना होगा सर. अच्छा, ये 60 kg जो था बेटा वो तो टोटल वेस्टेज था ना यार इन सारे रॉ मटेरियल्स का. उसमें से टायर का प्रोपोर्शन निकालो. अब टायर था कितना 1500 kg और टोटल जो रॉ मटेरियल इश्यू हुआ वो था 1710 kg. तो सर आउट ऑफ 45 kg आप प्रोपोर्शन निकाल लीजिए. 45 kg इंटू 1500 जो टायर जो रबर इश्यू किया उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वेट. क्लियर. तो 39.5 kg एट्रीब्यूट हो गया किसके लिए, उस रबर के लिए जो आपने इश्यू किया था फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, जो वेस्ट में कवर हुआ है. और ये वो वेस्टेज है जो एट्रीब्यूट हुआ किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए बेटा. सेम वे सर. अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं. इंपोर्ट ड्यूटी लेवेबल ऑन इंपोर्ट रबर कंटेंट इन वेस्ट कैन बी रेमिटेड इफ 45 kg ऑफ वेस्ट आर डेस्ट्रॉयड. अगर आपने 45 kg आपने क्या कर दिया, डेस्ट्रॉय कर दिया, तो उतने रबर पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बने हुए आउटपुट गुड्स, मतलब वो जिन आउटपुट गुड्स का वेस्टेज है वो आउटपुट गुड्स आपने क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट. अब बात किसकी, 15 kg जो वेस्टेज था उसकी बात बची बेटा. आउट ऑफ 60 kg 45 kg एट्रीब्यूट हुआ किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए. अब 15 kg एट्रीब्यूट होगा किसके लिए, डोमेस्टिक मार्केट में जो गुड्स बेचा आपने उसके लिए. वेट ऑफ वेस्ट रिलेटेबल टू टायर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन 15 kg. इंपोर्टेड रबर कंटेंट इन वेस्ट 13.2 kg. कैसे आएगा बेटा, वही सेम फॉर्मूला. 15 kg टोटल वेस्टेज था, उसमें से रबर का जो पोर्शन था वो था 1500 डिवाइड बाय 1710 kg जो टोटल रॉ मटेरियल इश्यू का वजन था. ये देखेंगे तो आपको आएगा कितना 13.2
13.2 केजी। अब 13.2 केजी वो रबर है जो उस वेस्टेज में कवर हुआ है, जो एट्रीब्यूट हुआ किसके लिए, डोमेस्टिक मार्केट में जो बेचा गुड्स उसके लिए। तो 13.2 केजी जो रॉ मटेरियल होगा रबर वाला, उस वेस्टेज स्क्रैप पे कस्टम लगेगा रबर की रेट से सर। इंपोर्ट ड्यूटी इज कंपल्सरी लेवेबल ऑन दिस क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड रबर एट द रेट ऑफ रबर ओनली। बेटा क्लियर? आई थिंक पूरी बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई विद ऑल दीज एग्जांपल्स। क्लियर माहौल? सरकार आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक सीए फाइल में क्वेश्चन आया था तो वो भी मैंने आंसर किया था, उससे एक पॉइंट आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा सर। विद रेफरेंस टू द कस्टम्स एक्ट 1962, प्लीज एक्सप्लेन briefly relevant date for determination of rate of duty leviable on the imported material content in waste or refuse। भाई वेस्ट और स्क्रैप पर किस रेट से कस्टम लगेगा वो तो हमने बात कर ली, पर अगर रेट ऑफ ड्यूटी कभी चेंज हो गई तो रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी क्या है सर? तो सर आपको पता है, अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में रखा है और अगर फिनिश गुड्स अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे तो फिनिश गुड्स में तो सर वो जो रबर काम आया है उस रबर की रेट से कस्टम लगेगा। एंड जिस दिन आपने एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया क्या होगा, उस रेट से लगेगा सर। अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया कोई कस्टम है ही नहीं सर। अब वेस्ट और स्क्रैप जो होगा ना सर, उस पर किस रेट से कस्टम लगेगा? हमने बात कर ली, अगर फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था तो वेस्ट और स्क्रैप पे कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट और स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। और अगर फिनिश गुड्स आपने क्या किया था, डोमेस्टिक मार्केट में बेचा था, तो वेस्ट और स्क्रैप पे किस रेट से लगेगा? रेट ऑफ रबर से कस्टम लगेगा सर। पर सर किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम लगेगा? तो सर सेक्शन नंबर 15(1) में 3 बातें कही थी। अगर आपने डायरेक्टली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया है तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया या ग्रांट ऑफ एंट्री इन व्हिचएवर इज लेटर, तो दैट इज नॉट द केस हमारे लिए। सेकंड, सर अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करी थी तो जिस दिन आपने एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी क्लियर फ्रॉम वेयरहाउस। और इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हाँ है ना? तो सर यहाँ पे आंसर क्या आया? देयरफॉर द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी लेवेबल ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल कंटेंट इन वेस्ट और रिफ्यूज वुड बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर? या तो हम कौन सी डेट लेंगे? जिस दिन आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया होगा उस दिन की डेट लेंगे। पर अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं किया, डायरेक्ट आपने उसको क्लियर किया, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी जो होगा उस दिन जो रिलेवेंट डेट होगी, उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी उस रेट से ही कस्टम पे करने का। क्लियर माहौल? सरकार आइए सेक्शन नंबर 66 पावर टू एग्जेम्प्ट। सर सुनिएगा बात को ध्यान से। सेक्शन नंबर 66 बोलता है कि अगर आपने मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस किया है, मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस किया है, आउटपुट गुड्स बनाया और आउटपुट गुड्स को बना के अगर आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लोकल मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में सर कस्टम लगता है सब। जो रबर काम आया होगा टायर में, जितना रबर काम आया उन टायर में जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा उस रेट से कस्टम लग जाएगा सब। हाँ है ना? पर सर ये बोलता है क्या, अगर मान लो फिनिश्ड गुड्स, ये एग्जांपल देखिएगा, इनपुट्स पर रेट ऑफ कस्टम है कितना 25%, रबर पर रेट है कितना 25%, फिनिश्ड गुड्स पर रेट है कितना 16%, टायर पर रेट कितना है बेटा 16%। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, टायर डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है जिस पर रेट है कितना 16%, और रॉ मटेरियल रबर काम है उस पर रेट कितना 25%, और हम जब डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को बेचेंगे तो रेट कितना लगेगा 25%। तो टू प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यार ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है क्योंकि रबर की रेट से कस्टम लगने वाला है इन केस में, तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहे तो ये जो गैप है ना 9% का, उसके लिए एग्जामिनेशन अलाउ कर सकती है। कोई खास बात नहीं है, कोई एग्जामिनेशन के लिए बहुत टफ पॉइंट नहीं, पर सिंपल सा गवर्नमेंट को पावर दिया कि सर वो चाहे तो ये जो गैप है इसको या इसके किसी पार्ट को एग्जाम कर सकती है। सर पढ़ लीजिए, वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द वेयर हाउस इफ द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इनपुट्स imported is higher than the rate of duty on finished goods which are removed in DTA. The central government if satisfied that in the interest of establishment or development of any domestic industry it is necessary to do so, उनके पास पावर है कि अगर उनको लगता है reasonable है, then they may exempt the imported material from whole or part of the excess rate of duty. तो excess rate of duty कितना था 9%, तो whole or part of the excess rate of duty से वो exempt कर सकते हैं by issue of a notification in the official gazette. क्लियर? वो पावर दिया, कोई खास बात नहीं सर। आइए सरकारी मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस का पूरा कॉन्सेप्ट हमने हर एक पॉइंट हर एंगल से पढ़ लिया सर। अब सर आपको गुड्स को रिमूव करना है फ्रॉम वेयरहाउस, तो सर मैंने आपको बताया था रिमूवल फ्रॉम वेयरहाउस 3 पॉइंट है सर। फर्स्ट रिमूवल
शिफ्टिंग टू अनदर वेयर हाउस, अगर आपको एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट करना है तो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है सर, कोई नया वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं सर, आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेके आएंगे एंड सर जिस वेयर हाउस में गुड्स डिपॉजिटेड है वहां से निकालेंगे और जहां डेस्टिनी पे ले जाना है वहां ले जाएंगे सर। पढ़िए, द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स में विद द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर रिमूव देम from one warehouse to another subject to such conditions as may be prescribed for due arrival of the warehouse goods at the warehouse to which removal is permitted। क्लियर, ऑफिसर चाहे तो कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकता है साहब और वो कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको गुड्स वहां ले जाना पड़ेगा, बीच में चोरी नहीं होना चाहिए सर, वेरी सेंसिटिव पॉइंट। देखो, there is a huge emphasis on ensuring proper dispatch of the goods under one time lock from the warehouse। कस्टम का वन टाइम लॉक लगेगा ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। one time lock from the warehouse where the goods are originally stored and the proper receipt of the warehouse goods at the destination warehouse so that there is no risk to the revenue। पता पड़ा यहाँ से निकले 1000 यूनिट्स, रास्ते में सर माला माल वीकली हो गया, क्लियर, और सर 900 यूनिट तो आपने रास्ते में गड़बड़ कर दी और रिमेनिंग 100 ही वहां पहुंचाए, क्लियर। तो ऐसे केस में प्रॉपर कस्टम्स का लॉक होगा इसमें सर और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ही गुड्स जाएगा कहां पे, अनदर वेयर हाउस में, प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ। ओके, 68 रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन आ गया साहब, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपको रिमूव करना है फॉर व्हाट, होम कंजम्पशन। पर उससे पहले एक बात और कर लेता हूं जो मैंने आपको अब तक नहीं बोली है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। जैसे हमने सेक्शन नंबर 23 पढ़ा था एक आगे, रेमिशन ऑफ ड्यूटी, रेलिंक्विशमेंट ऑफ द टाइटल सर बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन। दिल थाम के बोलिएगा, धड़कने नहीं था अपनी, दिल। सर बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, भले ही गुड्स, सर याद है, सुनना बच्चों ध्यान से, जब तक गुड्स का आपने रिमूव नहीं किया फॉर होम कंजम्पशन, उससे पहले किसी भी कारण से अगर इंपोर्टर को ऐसा लगता है, ओनर ऑफ द गुड्स को लगता है कि नहीं मेरे को गुड्स अब नहीं चाहिए, आई वांट टू ट्रांसफर द टाइटल इन फेवर ऑफ कमीशन ऑफ कस्टम, तो ही कैन डू सो। उसको बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स, और ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, उसको रेमिशन ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा। एक तरह से उसने गुड्स डोनेट कर दी कस्टम वालों को, है ना बच्चों, क्लियर। सर सुनना बात को ध्यान से, सरकार ओनर ऑफ द गुड्स के पास, यहां पे सेक्शन नंबर 68 में बोला हुआ है, ओनर ऑफ द गुड्स के पास ऑप्शन है कि बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, अगर उसको लगता है कि मेरे को गुड्स नहीं चाहिए बाय एनी रीजन, मान लो डिफेक्टिव थी गुड्स या एक्सेस क्वांटिटी में थी या गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन थे या किसी भी कारण से, मैं तो कह रहा हूं डिफेक्टिव नहीं थी, नहीं की नहीं थी, फिर भी उसको लगता है नहीं आई डोंट नीड दिस गुड्स नाउ, क्लियर, डोनेट करना है, कर दो साहब, ठीक है ना। ट्रांसफर द टाइटल ऑफ सच गुड्स, रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल कर सकता है वो इन फेवर ऑफ कमीशन ऑफ कस्टम्स, ऐसे केस में रेमिशन मिल जाएगा, कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर किसी गुड्स के केस में कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है तो ऑफेंडेड गुड्स के लिए कभी भी रेमिशन अलाउ नहीं होता है, रेलिंक्विशमेंट अलाउ नहीं होगा, क्लियर, डन। चलिए एक बात और कर लेता मैं आपको, हम एक जजमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके सर, एक और पढ़ लेते इससे ही रिलेटेड सर, डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट था कर्नाटक हाई कोर्ट का साहब। सरकार अभी अभी हमने बात करी कि आप रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो बिफोर एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन इज पास्ड, है ना सरकार। अब डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में क्या हुआ, इन्होंने रेमिशन के लिए अप्लाई किया, पर सर परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग एक्सपायर होने के बाद, सर आपको पता है परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग जो 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन था वो अगर एक्सपायर हो गया और वहां तक अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग होता है उस दिन ये मान लिया जाता है कि सर गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन, है ना। एंड वंस गुड्स आर रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन, उसके बाद सेक्शन नंबर 23 का रेमिशन का पावर नहीं रहता है ऑफिसर के पास, ऐसे केस में रेमिशन नहीं मिल पाएगा। तो सर डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, जिस दिन परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग था वहां तक तो आए नहीं, उसके बाद आए और बोलते साहब हमको गुड्स नहीं चाहिए, रेलिंक्विशमेंट अलाउ कर दो, वी आर ट्रांसफरिंग द टाइटल इन फेवर ऑफ कमीशन ऑफ कस्टम्स, मना हो गया, कोई रेमिशन नहीं मिलेगा, सेक्शन 23 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग के बाद अगर आप आते हो तो जो लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग होता है उस दिन मान लेते हैं कि गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन, एंड वंस द गुड्स आर रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट नहीं मिलता है, रेमिशन नहीं मिलेगा साहब, क्लियर। और ऐसे केस में सर उनको गुड्स पे कस्टम पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी
डिले किया उन्होंने रिमूव करने में, पेनल्टी फाइन भी पे करने पड़ेंगे सर। क्लियर माहौल सरकार? ये हो गया रेमिशन के बारे में कहानी। तो सर अब समझ में आया परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग कितना इंपॉर्टेंट है। 3 जजमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली सर। आइए अब सर अगर आपको रिमूव करना है फॉर होम कंजम्पशन तो ऑनर ऑफ द गुड्स आएगा, जो मालिक है। हो सकता है गुड्स मैंने इंपोर्ट किए थे पर मैंने आपको बेच दिए, आपने थर्ड पर्सन को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया, तो अल्टीमेटली जो ऑनर ऑफ द गुड्स है वो आएगा साहब, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट लेके आएगा। ही विल फाइल एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। रीअसेसमेंट होगा सर, मैंने बताया था आपको, रीअसेसमेंट होगा, ड्यूटी का अमाउंट वापस रिटर्नमेंट होगा अगर इफ देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ ड्यूटी अगर चेंज हुआ तो रीअसेसमेंट होगा, बट नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू। रीवैल्यूएशन नहीं होता साहब, हाँ है ना? हाँ सर, ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा, ड्यूटी का अमाउंट पे करेंगे विथ इंटरेस्ट अगर 90 डेज के बाद है तो बेटा, प्लस फाइन पेनल्टी अगर है तो सर। द गुड्स आर अलाउड टू बी रिमूव्ड, आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो जाएगा एंड गुड्स विल बी अलाउड फॉर रिमूवल। और फिर वो ऑर्डर आप लेके जाएंगे वेयरहाउस ऑपरेटर के पास, लाइसेंसी के पास, ही विल अलाउ द रिमूवल, फिर आप रिमूव कर पाएंगे सर। क्लियर? डन। अच्छा सर ये इंपॉर्टेंट नोट मैंने वापस से रिपीट किया, वैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? समरी के टाइम पर मैंने लिखा है आपको जानबूझ के था, सो दैट आपको ध्यान रहे। पढ़िए। इन केस ऑफ वेयरहाउस गुड्स द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 15 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, दैट इज द डेट ऑन विच एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड इन सो फार। अच्छा, सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 72 मतलब अगर आपने परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग के अंदर रिमूव किया तो उसके बाद रिमूव किया तो जो लास्ट डे होगा वो लगेगा सर। इन सो फार एज द रेट ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न, रेट ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिडिटरमाइंड। क्लियर? फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज होगा सीबीआईसी वाला, एंड द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी द डेट ऑन विच into bond bill of entry is presented for warehousing under section number 46 of the customs act, and not when the bill of entry is presented under section number 68 for clearance from the warehouse for home consumption. Clear? Done. Further, if goods were sold in the customs warehouse itself, then the price at which goods were sold to the buyer in the warehouse will not be considered for the purpose of valuation under customs as discussed in valuation chapter. मैं valuation chapter में already बात कर चुका हूँ, revaluation नहीं होता है। हाँ 37 और 39 चार्ज करने के लिए, जो आईजीएसटी और जीएसटी सेस है उसको चार्ज करने के लिए अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में बेचा है तो वो सेल प्राइस जरूर वो सेल प्राइस जरूर रिलेवेंट होती है सर, उसको भी हम कंसिडर करते हैं विच एवर इज हायर कंसिडर करने के लिए, जो हम ऑलरेडी वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं सर। क्लियर? डन। सरकार आइए, रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल आप फाइल करेंगे, या बाय पोस्ट एक्सपोर्ट किया तो उसमें जो फॉर्म दे रखा है वो फाइल करेंगे आप। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल है, एक्सपोर्ट ड्यूटी उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो वो पे करेंगे, बाकी इंपोर्टेड गुड्स पे तो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, प्लस फाइन पेनल्टी अगर है तो पे करेंगे। गुड्स आर अलाउड टू बी रिमूव्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट पे अगर कस्टम लगता तो वो पे कर देना आप सर। द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट में ऑल्सो बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवेल्युएशन थ्रू एप्रोप्रिएट सिलेक्टिविटी क्राइटेरिया। ठीक है सर, वो आपको पता है, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम रिलीज कर दिया इन्होंने और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है सर, पर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना है और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि साहब ये क्या केवल क्या डमी एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट करके स्मगलिंग वापस करेगा और मामला गड़बड़ कर रहा है ये, तो वहां पर गवर्नमेंट मना कर सकती है एक्सपोर्ट के लिए। पढ़िए सर, इन केस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन दैट एक्सपोर्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया, इट में by notification in the official gazette direct that such goods shall not be exported to any place outside India without payment of duty. गवर्नमेंट को लगता है कि ये गुड्स क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट करके ड्यूटी तो पे नहीं करेगा क्योंकि गुड्स आए वेयरहाउस में रखा वापस एक्सपोर्ट कर दिया, कोई कस्टम नहीं, फिर बाद में स्मगलिंग कर लेगा बाद में। तो सर गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकती है एक्सपोर्ट के लिए, या फिर गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है एक्सपोर्ट के लिए सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। मैं अलाउ to be so exported certain to such restrictions and conditions as may be specified in the notification. गवर्नमेंट स्पेसिफिक कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है उन गुड्स पे किनको अगर आपको वापस एक्सपोर्ट करना तो ये कंडीशन और ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, सो दैट गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाए स्मगलिंग बैक गुड्स नहीं हो वापस है। डन। सरकार कोई खास बात नहीं है क्योंकि हमने ओवरव्यू जो स्टार्टिंग पढ़ा था उसी ने बहुत सारी कहानी आपको क्लियर कर दी थी। सेक्शन नंबर 70, अलावेंस इन केस ऑफ गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर। सर गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर क्या होता है सर? जैसे ऑयल वगैरह होता है ना सर, थोड़ा बहुत उड़ गया, इवोपरेट हो गया सर, वो सब कहानी यहाँ पे आती है। द गुड्स विच वेरी इन वॉल्यूम ड्यू टू नेचर ऑफ द गुड्स आर रेफर्ड एज गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर। अब सर मान लो मैंने कुछ ऑयल इंपोर्ट किया सर, अब वो इंपोर्ट किया मान लो 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख लीटर मैंने इंपोर्ट किया, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में मैंने इसको स्टोर करवाया।
अब सर उसका नेचर ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो इवोपरेट हो गई होगा, कुछ भी कर लो आप। 1% इज द नॉर्मल लॉस, मान लो 1% लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। अब मुझे बताओ वो 1% जो नॉर्मल लॉस हुआ है, क्या वो डोमेस्टिक मार्केट में गया? नहीं। क्या इसमें वेयर हाउस ऑपरेटर की गलती है? नहीं। क्या इंपोर्टर की गलती है? नहीं। डोमेस्टिक मार्केट में अब कितना क्लियर हो रहा है? मान लो 99,000 लीटर्स डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर हो रहा है, तो कितने पे कस्टम लगेगा? 99 पे लगेगा। 1000 लीटर पे कोई कस्टम नहीं लगेगा, ऐसा सेक्शन नंबर 70 ने अलाउ किया सर। क्लियर? पढ़िए। इफ द गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर आर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस and those are found short in quantity at the time of removal, and if such shortage is within the normal loss limit, then ACDC में remit the duty, मतलब माफ कर देंगे on such deficiency, and hence no person will be liable to pay any duty on such goods, and at present these are the notified goods. The goods specified as volatile for the purposes of remission of duty under section number 70 in terms of notification number 3 of 2017 of customs are as under. ये goods notify की, पर हाँ ICAI ने नोट दे रखा है, these examples are only for knowledge of the students and not relevant for examination purpose. Okay? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर देख लीजिए। एविएशन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, मिनरल टर्पेंटाइन, एस्टोन, मेथेलोन, मिथेनॉल सर, रो नेफ्ता, वेपोराइजिंग ऑयल, केरोसिन, हाई स्पीड डीजल, बैचिंग ऑयल, डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल एंड एथिलीन डाइक्लोराइड kept in tanks. ओके, वाइन, सर अबे ओ पढ़ाई। वाइन, स्पिरिट्स एंड बियर kept in casks, लिक्विड हीलियम गैस kept in containers, क्रूड stored in cavern. ओके, तो ये गुड्स स्पेसिफाइड है, पर याद करने की जरूरत नहीं है सर। सेक्शन नंबर 71, रिमूवल इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। सर आपको जो गुड्स रिमूव करने हैं, जिसको प्रॉपर ऑर्डर मिला है उसी तरह से रिमूव करना है सर, इलीगल रिमूव नहीं करना, यहाँ लिखा है। एनी ऑफ द गुड्स स्टोर्ड इन द वेयर हाउस शैल नॉट बी रिमूव्ड देयर फ्रॉम एक्सेप्ट ऑन क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, या फिर एक्सपोर्ट का परमिशन मिला होगा, और फॉर रिमूवल टू अनदर वेयर हाउस, और एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। सर अगर आपने गड़बड़ की है तो सेक्शन नंबर 72 अट्रैक्ट होता है सर। सेक्शन नंबर 72 क्या कहता है? गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव फ्रॉम द वेयर हाउस इफ द गुड्स आर रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन, सेक्शन नंबर 71, परमिशन नहीं मिली, रिमूव कर दिया सर। इफ द गुड्स आर नॉट रिमूव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर सेक्शन अंडर सेक्शन 61, वो 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन, या जैसे 4 महीने वाला हमने एग्जांपल पढ़ा था सर। क्लियर? टाइम लिमिट में आपने रिमूव नहीं किया तो सेक्शन नंबर 72 बोलता है ये मान लेंगे कि हमने डिम्ड रिमूवल कर दिया। क्लियर? अंडर वायलेशन। इफ द गुड्स इन रेस्पेक्ट टू विच अ बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 59 and which have not been cleared for home consumption or export or are not duly accounted for to the satisfaction of proper officer, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, उसका प्रॉपर जवाब नहीं है, तो ऐसे केस में if goods are available in the warehouse, the custom officer is entitled to demand payment of duty plus interest plus fine plus penalty if any immediately from the owner of the goods. अगर प्रॉपर जवाब नहीं तो वो पेनल्टी वगैरह मांग सकता है, ड्यूटी वगैरह, एंड इफ वो पेमेंट नहीं देता है, एंड इफ द गुड्स आर अवेलेबल, he may detain and dispose of such quantity of the goods as he deems fit after giving proper notice of demand to the owner of the goods. क्लियर? रिकवरी कर सकते हैं सर गुड्स बेच के भी। क्लियर मालिक? कोई खास बात नहीं। आइए सर, सेक्शन नंबर 73, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड। सर सारा काम हो गया, गुड्स रिमूव हो गई, बॉन्ड कैंसिल कराओ ना भाई। when the whole goods covered under any bond executed under section number 59 have been cleared for home consumption, या फिर एक्सपोर्ट कर दिया आपने, या फिर ट्रांसफर टू एनीबडी एल्स, ट्रांसफर टू अनदर वेयर हाउस नहीं बेटा, or are otherwise duly accounted for and all the dues are paid, सारे dues पे हो गए, then proper officer shall cancel the bond and shall on demand deliver it so cancelled to the person who is entitled to receive it. मतलब कैंसिल करके जो पर्सन ने बॉन्ड साइन किया था वो वापस मांगता है, तो कैंसल्ड बॉन्ड वापस प्रॉपर ऑफिसर उस पर्सन को दे देगा सर। क्लियर? ठीक। अच्छा, मैंने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर करी है, तो अभी भी गुड्स कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में ही है सर, बॉन्ड कैंसिल नहीं होगा मेरे मालिक। क्लियर? ध्यान रखना, यहाँ ट्रांसफर का मतलब है मैंने आपको बेच दिया गुड्स, तो आप नया बॉन्ड साइन करेंगे, जब तक आप नया बॉन्ड साइन नहीं करेंगे तब तक मेरा बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा सर। ठीक है सर। लास्ट सेक्शन ऑफ द वेयर हाउसिंग चैप्टर, सेक्शन नंबर 73A, कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ द वेयर हाउस गुड्स। बेटा ये रहा वो सेक्शन सर। सिंस मैंने आपसे बात करी कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस के लिए लाइसेंस से अपॉइंट होंगे, जिनको लाइसेंस दिया वो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस ऑपरेट करेंगे, तो उनको भी जिम्मेदारी दी भाई कि अगर किसी फ्रॉड में तुम इन्वॉल्व हो, इलीगली गुड्स अगर रिमूव हुआ वेयर हाउस से, क्योंकि उस पर कस्टम पे नहीं हुआ वेयर हाउस में जो गुड्स पड़ा उसके लिए, तो हम तुमसे भी ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, ये यहाँ लिखा है। तो तुमको भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, यू आर ऑल्सो अकाउंटेड फॉर दोज गुड्स, अकाउंटेबल फॉर दोज गुड्स। क्लियर? पढ़िए, द लाइसेंसी शेल अपॉइंट अ वेयर हाउस कीपर
फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑन हिज बिहाफ। वेयर देखो लाइसेंसी में हूँ, मान लो वेयर हाउस का मालिक में हूँ, मैं वेयर हाउस कीपर अपॉइंट करूंगा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड सकेगा। द वेयर हाउस कीपर विल बी इन चार्ज ऑफ द वेयर हाउस एंड शेल हैव अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर अकाउंटिंग ऑफ द गुड्स। प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए सर। इन केस प्राइवेट और पब्लिक वेयर हाउसेज देयर इज ओनली रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल, हमने बात करी थी, फिजिकल कंट्रोल ऑफ द बॉन्ड ऑफिसर इज नॉट देयर। हिज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में कोई कस्टम नहीं लगता, इसलिए उसकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए सर। ये सब नॉलेज के लिए बता रखा सर। कॉन्सिक्वेंटली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेयर हाउस कीपर्स अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस, क्योंकि सर गुड्स पे कस्टम पे नहीं हुआ, इलीगल रिमूवल नहीं होना चाहिए। स्पेशल वेयर हाउसेज रिमेन लॉक्ड एंड एनी रिमूवल और डिपॉजिट ऑफ द गुड्स फ्रॉम और टू सच वेयर हाउस इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द बॉन्ड ऑफिसर। फिजिकल कंट्रोल होता है सर, ताला लगता है सर कस्टम वालों का। A warehouse keeper shall maintain records of the receipt, handling, storing, and removal of the goods into and from the warehouse. Each activity or operation in relation to the warehouse goods वो maintain करेगा सर। He shall keep copies of the documents evidencing receipt of the goods or removal of the goods into or from the warehouse and copies of the bond executed, वो सब record रखेगा सर। The said records and accounts are required to be preserved for a minimum period of 5 years from the date of removal of the goods from the warehouse। जिस दिन गुड्स रिमूव हुई वहां से 5 साल तक उसको रखने पड़ेंगे। Further, a digital copy of the same also need to be preserved at any place other than warehouse। क्यों? कभी warehouse में आग लगी तो सर, कुछ अनहोनी होगी तो, इसलिए सर उसकी सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी उसको रखना पड़ेगा किसी और प्रीमाइसेस पे भी। सेक्शन नंबर 73A makes the warehouse keeper as a custodian of the warehouse goods and prescribes the provisions for the custody and removal of the warehouse goods। ठीक है साहब। It stipulates that all warehouse goods will remain in the custody of the person who has been granted license under section number 57, 58 or 58A until they are cleared either for home consumption or transferred to another warehouse or exported or removed as otherwise provided under the Customs Act। Clear? जब तक provisions के हिसाब से वो remove नहीं हुआ तब तक उसकी जिम्मेदारी है। Where any warehouse goods are removed in contravention of section number 71, the licensee shall be liable to pay duty, interest, fine and penalty। Importer तो liable है ही है, अगर वो भी responsible हो तो वो भी गया। This would be in addition to any other action that may be taken against him under this act or any other law for the time being in force। Clear सर? तो कोई और एक्शन डिपार्टमेंट लेना हो वो भी ले सकते हैं सर, उसका लाइसेंस कैंसिल करना सब कुछ कर सकते हैं सर वो लोग, प्लस ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन वो तो है ही है सर। आइए सरकार, चैप्टर खत्म होता है। अब ये सारे सेक्शन को अगर आपको रिवाइज करना हो तो मैंने एक समरी टाइप याद दे रखा है सर। 3 तरह के वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल वेयर हाउस। 57, 58, 58A, 58B कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ऑफ द वेयर हाउस। प्रोसीजर, वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन करेगा, फिर परमिशन मिलेगी साहब उसको। क्लियर सर? उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है सर, ईओयू वगैरह के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, बाकी के लिए 1 साल का है, प्लस एक्सटेंशन इफ एनी। राइट्स ड्यूरिंग द वेयर हाउस, ओनर के राइट्स है सर, पर वेयर हाउस कीपर के राइट्स और कस्टम ऑफिसर राइट डिलीट कर दिया सेक्शन सर। फिर सर मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द वेयर हाउसिंग कर सकता है साहब वो। अब रिमूवल करना है वेयर हाउस में, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, सेक्शन नंबर 67। होम कंजम्पशन के लिए रिमूव करना सेक्शन नंबर 68, एक्सपोर्ट करना तो सेक्शन नंबर 69, गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर सेक्शन नंबर 70, परमिशन फॉर रिमूवल अंडर सेक्शन नंबर 71, फेलियर टू सर आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया तो सेक्शन नंबर 72 एंड 73 कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड 73A कस्टडी एंड रिमूवल, जहाँ पे लाइसेंसी को भी रेस्पॉन्सिबल कर दिया सर। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। आइए कुछ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल क्वेश्चन और दे रखे वो भी पढ़ लेते हैं, तो सर हर एक चीज हले हले और बहुत शानदार तरीके से इजी वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझ में आ गया होगा, वो भी प्रूव हो जाएगा इन क्वेश्चन करने के बाद। आइए सर, mention the relevant date in the following cases of goods warehoused under bond under the Customs Act। Rate of exchange when goods are removed for home consumption। भाई रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, हाँ है ना बेटा सर, जिस दिन आपने देखो ये गुड्स वेयरहाउस गुड्स थे, अब आपने रिमूव किया फॉर होम कंजम्पशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ एक्सचेंज तो जब इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करी उस दिन का रेट से ही रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होगा, सीबीआईसी वाला। रेट ऑफ ड्यूटी इन केस व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजम्पशन, तो रेट ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा है, तो जिस दिन आपने रिमूव किया फॉर होम कंजम्पशन, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम लगेगा। रेट ऑफ ड्यूटी इफ गुड्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस विद इन द परमिसिबल टाइम लिमिट, तो सर हमने केस लॉ पढ़े हुए इसके लिए, तो लास्ट परमिटेड डे ऑफ द परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग जो होगा उस दिन जो रेट होगा उस रेट से कस्टम लगेगा साहब। एसबीसी शुगर लिमिटेड जजमेंट पढ़ा था हमने सर। आइए सर, जो हमने जजमेंट पढ़ा था किसका, डेकोरेटिव लिमिटेड का, डेकोरेटिव लैमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सर उसके लिए
क्वेश्चन आया, पढ़ लीजिए क्वेश्चन तो आपको समझ में भी आएगा कैसे क्वेश्चन पूछते एग्जाम में। मेसर्स डिसेंट लैमिनेट्स इंपोर्टेड रेजिन अब क्या ये गुड्स के नाम पढ़ पढ़ के क्या कई बार ऐसा लगता है वो बहुत भारी होगा, उस पर ज़्यादा वजन नहीं देने का सर, मेन क्वेश्चन में ध्यान देने का। रेजिन इम्प्रेग्नेटेड पेपर उसने इंपोर्ट किया, एंड प्लाईवुड इंपोर्ट किया। आधे लोग तो क्या यही आउट हो जाते हैं सर, ये इतना टफ हो गया। अरे टफ तो ये नाम देते जानबूझ के सर। कुल मिला के गुड्स इंपोर्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर, ठीक है साहब। द सेड गुड्स वर वेयरहाउस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इंपोर्ट, वेयरहाउस कर दिया सर आपने। मेसर्स डिसेंट लैमिनेट्स sought an extension of the warehousing period which was granted to him. However, even after the expiry of the extended period, it did not remove the goods from the warehouse. Subsequently, it applied for remission of the duty under section number 23 of the Customs Act on the ground that the imported goods had become unfit for use on account of non-availability of the orders for clearance and had lost their shelf life also. सर वो बोलते हैं गुड्स अब खराब हो गए साहब, अब हमको ऑर्डर नहीं है इतने टाइम तक, हमारे गुड्स काम के नहीं है, आप हमको रेमिशन अलाउ कर दो। तो भाई साहब डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में 2010 में कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि अगर आपने लास्ट डे ऑफ परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग तक गुड्स को रिमूव नहीं किया तो ये मान लेते कि लास्ट डे जो था परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग का, उस दिन गुड्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन अंडर वायलेशन। और सेक्शन नंबर 23 में आपको रेमिशन तभी मिलता है इफ गुड्स आर, सर आपने अगर गुड्स के लिए रेमिशन के लिए अप्लाई किया, रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल के लिए अप्लाई किया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, बट वंस गुड्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ पे सरकार सेक्शन 23 का रेमिशन नहीं मिल पाएगा इनको। आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। विपुल सर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था आगे, इंटरेस्ट वाला वही क्वेश्चन है सर, बस फिगर्स थोड़ा चेंज है, फिर भी वापस कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी सर आपकी। विपुल इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स इन दिसंबर 2016 एंड इनटू बॉन्ड, देखिए सर मई 2014 में पूछा हुआ। अच्छा मॉडिफाई क्यों लिखता हूँ मैं सर, मॉडिफाई इसलिए क्या इस क्वेश्चन को क्योंकि मई 2014 उस टाइम पे हो सकता है कानून कुछ और उसके बाद कानून कुछ चेंज हुआ हो सर, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है सर आपको। तो ये सारे आंसर अमेंडेड आंसर है एज पर करंट एप्लीकेबल लॉ। ओके, Vipul imported certain goods in December 2016 and into bond bill of entry was presented on 14th of December 2016 and goods were cleared from the port for warehousing, ठीक है साहब। Assessable value on that day was $1 lakh. The order permitting deposit of the goods in warehouse for 4 months was issued on 21st December, ठीक है साहब। 21 दिसंबर को ऑर्डर मिला फॉर वेयरहाउसिंग। Vipul deposited the goods in the warehouse on the same day, but did not clear the imported goods even after the warehousing period got over on 20th April 2017. Warehousing period expire हो गया, उसने goods को remove नहीं किया साहब। Clear? सरकार, a notice was issued under section number 72 demanding duty, interest, penalty. Vipul cleared the goods on 14th of May. Compute the amount of duty and interest payable by Mr. Vipul while removing the goods on the basis of following information. Clear? तो सर $1 lakh की goods थी, $1 lakh इज द वैल्यू। रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे, जिस दिन आपने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, अब आपने कब वेयरहाउसिंग का परमिशन मिला, कब रिमूव किया, उससे मतलब नहीं है। रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला 65.2 लेंगे 14 फेब को उसने, 14 फेब नहीं सर 14 दिसंबर सर, दिल में जहन में तो वही है ना सर। सरकार 14 दिसंबर को जब उसने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज 65.2 से हमने कन्वर्ट कर दिया सर। रेट ऑफ ड्यूटी कब का, जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग था जो था 20th अप्रैल, उसने रिमूव कब किया 14 मई को, मतलब नहीं है। 20th अप्रैल को रेट ऑफ ड्यूटी कितना है साहब 10%, ये 10% लगा देंगे सर। अच्छा, नो अदर कस्टमरी इज पेएबल एक्सेप्ट बेसिक कस्टमरी, तो सर बेसिक कस्टमरी के अलावा कुछ और पेएबल नहीं है, दिमाग लगाने का नहीं सर। तो सर 1 लाख इंटू 65.2 इंटू 10%, ये रहा सर, ये हो गया बेसिक कस्टमरी का अमाउंट। सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा डेफिनेटली, ये हो गया 65,200। नो अदर कस्टम इज पेएबल, टोटल अमाउंट ऑफ कस्टम ये आ गया सर आपके लिए। अब इंटरेस्ट पेबल कितना है वो निकालना सर अपने को। तो सर 90 डेज कब से, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ फॉर डिपॉजिट ऑफ द गुड्स इन द वेयरहाउस। सर किस दिन ऑर्डर मिला सर इसको, द ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट ऑफ द गुड्स इन द वेयरहाउस फॉर 4 मंथ वाज 21 दिसंबर। अब 21 दिसंबर से 90 दिन काउंट कर लीजिए सर आप। क्लियर? तो सर 91st डे से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस दिन आपने रिमूव किया फॉर होम कंजम्पशन उस दिन तक का। क्लियर? तो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा सर। बड़ा इजी बताता हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ डेज काउंट कर ले सर, हम कर लो सर। 21 दिसंबर 2016 से सर
90 डेज का पूरे होंगे तो दिसंबर के 10 दिन, 21 गए, बाकी रिमेनिंग 10 डेज। जनवरी फरवरी 2017 में तो 28 डेज, हाँ है ना। अब सर 90 डेज काउंट करना है आपको सर, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिए सर आप। सर 10 + 31 कितना हुआ? 41, 41 + 28 69, तो सर 69 + 21 करेंगे तो 90 आ जाएगा सर। तो सर ये था आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 21 मार्च को लास्ट डे था, 90 डे था, तो 22 मार्च से आपने जब गुड्स को रिमूव किया 14 मई को, उस दिन आपने कस्टम पे किया होगा। नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते सर हम, 22 मार्च भी काउंट होगा सर, 21 डे वाज द 21 मार्च वाज द 90th डे, तो 21 से काउंट 91 से काउंट हो जाएगा सर। तो 22 मार्च भी काउंट होगा, तो कुल मिला के मार्च के 10 दिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। देन अप्रैल के 30 डेज, देन मई के 14 डेज। अरे यस या नो कितना हो गया बेटा? 54 डेज। तो 54 डेज डिवाइड बाय 365 इंटू 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कस्टम्स, तो सर 7,17,200 इज द कस्टम पेएबल इंटू 15% इंटू 54 डेज डिवाइड बाय 365, राउंड ऑफ करके अमाउंट आ जाएगा। भारत माता की जय। क्लियर? आइए बच्चों इलेक्शन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ब्रीफली डिस्कस द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर एमिशन ड्यूटी इन केस ऑफ वोलेटाइल गुड्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट। तो सर गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर होना चाहिए सर। अरे हाँ है ना। द गुड्स शुड बी फाउंड डेफिशिएंट इन क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फ्रॉम द वेयरहाउस, and the deficiency should be on account of natural loss, that is evaporation etc, and not due to pilferage or theft। चोरी वोरी नहीं होना चाहिए सर, नॉर्मल लॉस की लिमिट में वो लॉस होना चाहिए सर। क्लियर? ठीक है सर। इलेक्शन 9, enumerate the goods specified as volatile for the purposes of remission duty under the provisions of customs act। ये क्वेश्चन आया हुआ नवंबर 2017 में, आरटीपी मई 19 में भी आया था ये क्वेश्चन। क्लियर? ये सारे वो गुड्स है जो हमने सेक्शन नंबर 70 पर पढ़े थे सर। पर आईसीआई ने अभी जो आपको चैप्टर इशू किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि दीज आर जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन गुड्स को आप याद नहीं करेंगे चल जाएगा सर। ओके, ये तो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इस बुक में दे रखा आपको। आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बीएल लिमिटेड इंपोर्टेड सुपर केरोसिन ऑयल, ओके, एंड स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। ठीक है मालिक। एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वाज फाइल्ड and duty was paid as per the rate prevalent on the date of presentation of such bill of entry, okay, and the order for clearance for home consumption was passed, okay, tata bye bye हो गया। on account of highly combustible nature of the sir super kerosene oil, the importer made an application to permit the storage of such kerosene oil in the same warehouse until actual clearance for sale or use, okay, the application was allowed। ठीक है मालिक। however the rate of duty was increased when the goods were actually removed from the warehouse। सर मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ क्या केस है। द डिपार्टमेंट डिमांडेड डिफरेंशियल कस्टम ड्यूटी, द कंपनी चैलेंज द डिमांड वेदर इट विल सक्सीड, डिस्कस ब्रीफली टेकिंग सपोर्ट ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। ओके सर मैं आपको सिंपली समझाता हूँ क्या मैटर है ये। आपने गुड्स इंपोर्ट किया, वेयरहाउस में रखवाया, आपने सर एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकला वो आपने पे कर दिया, पर सर क्या था गुड्स जो था ना सर वो ये ना केरोसिन है बेटा ये, तो अगर इसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो ये उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा सर। तो इसलिए उन्होंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी कस्टम ऑफिसर से, साहब इनको गुड्स को थोड़ी दिन वेयर हाउस में रहने दो, जब तक कि मेरा सेल का ऑर्डर नहीं है तब तक वेयर हाउस में रहने दो। अलाउ भी हो गया साहब। अब जब ये एक्चुअली इसका माल सेल हुआ तब इसने क्या किया सर, गुड्स को रिमूव करना चाहे तो कस्टम ऑफिसर क्या बोल, अच्छा उससे पहले रेट ऑफ कस्टम बढ़ गया तो कस्टम ऑफिसर बोलते सर अब आप एक्चुअली अब रिमूव कर रहे हो तो आज जो रेट बढ़ गया है उस रेट से आप कस्टम पे करो, पहले जो पे किया वो तो ठीक है, डिफरेंस अमाउंट ऑफ कस्टम पे कर दो। इज द कस्टम ऑफिसर जस्टिफाइड, डिपार्टमेंट सही है, या आपने एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी थी उस दिन का ही रेट ऑफ कस्टम लगेगा? सर आंसर शायद आपके दिमाग में आ गया है, पढ़ लीजिए। यस द कंपनी विल सक्सीड, क्योंकि उसने एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया एज पर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर बी, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी ही रिलेवेंट है, उस रेट से कस्टम पे कर दिया। भारत माता की जय। अब भले ही उसने बाद में एक्चुअली रिमूव कब किया उसे कंसर्न नहीं है, उस दिन से की रेट से कस्टम नहीं लगेगा। ये जजमेंट था बीको लॉरी लिमिटेड। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया साहब। क्लियर? समझे मेरी बात? जैसे हमने पढ़ा था सर सेक्शन नंबर 49 वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, वहां पे टेम्पररी ऑफिसर आपको परमिशन दे सकता है फॉर वेयर हाउसिंग द गुड्स टेम्पररी फॉर अ टेम्पररी पीरियड विदाउट फॉलोइंग वेयर हाउसिंग प्रोसीजर। तो ऐसे केस में
वेयर हाउस वाले प्रोविजन यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप चाहे तो पूरी लैंग्वेज पढ़ लीजिए आंसर की सर, देखिए पढ़ते हैं, पढ़ो। यस द कंपनी विल सक्सीड, द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ कमीशन ऑफ कस्टम्स वर्सेज बी को लॉरी लिमिटेड 2008। सर ये क्या ELT का नंबर है, वो बुक जो प्रिंट होती है ना सर केस लॉज की, वो नंबर याद करने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट where duty on the warehouse goods is paid and out of charge order for home consumption is made by the proper officer in compliance of the provisions of section number 68, the goods allowed to be retained for storage in the warehouse is permitted under section number 49 of the customs act are not treated as warehouse goods। section number 49 में जो warehousing without warehousing allow होता है उनको warehouse goods नहीं मानते हैं, and the importer would not be required to pay anything more। section number 49 of the customs act inter alia also provides that imported goods entered for home consumption if stored in a public warehouse or in a private warehouse on an application of the importer and if the same cannot be cleared within the reasonable time shall not be deemed to be warehouse goods for the purpose of this act, and accordingly the provisions of chapter number 9 of the customs act, मतलब जो वेयरहाउसिंग के चैप्टर वेयरहाउसिंग के सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होते हैं सर। वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग में उन गुड्स को कभी भी वेयरहाउस गुड्स की तरह ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इस केस में आपने गुड्स के लिए क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, असेसमेंट हो गया, ड्यूटी का अमाउंट पे हो गया, आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो गया। अब अपने टेम्पररी परमिशन ली ऑफिसर से कि प्लीज इन गुड्स को थोड़े दिन और रख लो, तो उनको बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग अंडर सेक्शन 49। उन गुड्स को वेयर हाउस गुड्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। अब उसके बाद रेट बढ़ भी जाए उससे कंसर्न नहीं है सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 11, आई होप सर लास्ट क्वेश्चन है माहौल के साथ। व्हाट इज द वेयर हाउसिंग पीरियड फॉर कैपिटल गुड्स एंड अदर गुड्स इन केस ऑफ EOU, ESTPU, Software Technology Park Unit, and for warehouses where manufacture or other operations are permitted under section number 65 and also in other cases can the warehousing period be extended। तो सर डायरेक्टली सेक्शन नंबर 61 यहाँ पे एज इट इज लिखा है सर और कुछ नहीं किया है। जो हमने चार्ट फॉर्म में दिया था यहाँ टेबल फॉर्म में दे रखा है, आंसर है सर CA फाइल में 18 में आया हुआ है सर। तो गुड्स इंटेंडेड फॉर यूज इन एनी 100% EOU एक्सेट्रा या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग परमिशन दी है वहाँ पे कैपिटल गुड्स के लिए टिल देयर क्लियरेंस, अदर गुड्स के लिए टिल देयर कंजम्पशन और क्लियरेंस। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आती क्योंकि 90 दिन का कोई टाइम लिमिट यहाँ प्रिस्क्राइब नहीं है, अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे अलाउ होता है, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आती सर। एनी अदर केस वेयर हाउसिंग पीरियड इज 1 year प्लस एक्सटेंशन इफ एनी अलाउड बाय द ऑफिसर। क्लियर, एक्सटेंशन कर सकता है सर इसके अंदर, उनको लगता है गुड्स ऑफ पेरिशेबल नेचर है, खराब हो सकता है तो रिड्यूस भी कर सकते हैं सर वो लोग। इंटरेस्ट 90 डेज के बाद में अगर आपने रिमूव किया, ऑल्दो परमिशन पीरियड 1 year प्लस एक्सटेंशन हो सकता है, पर 91st डे से क्या लगेगा इंटरेस्ट 15% पर annum किस अमाउंट पे जितना अमाउंट ऑफ कस्टम पेबल है, किस पीरियड के लिए 91st डे से लेकर जब कस्टम पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट। क्लियर, डन सर। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन ये भी दे रखे। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन अ स्पेशल वेयरहाउस अंडर सेक्शन 58A ऑफ द कस्टम्स एक्ट। सर जो गुड्स स्पेसिफाइड है सेक्शन 58A में उनको स्पेशल वेयरहाउस में ही रखना है। क्लियर सर, किसी और वेयरहाउस में वो गुड्स नहीं जा सकते। गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स रहेंगे सर। सप्लाईज स्टोर्स टू वेसल एयरक्राफ्ट 58A अट्रैक्ट होता है सर यहाँ पे भी। सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप इन कस्टम एरिया, इस पे भी सेक्शन 58A अट्रैक्ट होता है। सप्लाई मेंट फॉर गवर्नमेंट यूज, ये तो कोई हमने देखा नहीं, मतलब दीज गुड्स आर नॉट नोटिफाइड फॉर सेक्शन नंबर 58A। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। सर वेयरहाउस गुड्स के लिए रेट ऑफ ड्यूटी क्या एप्लीकेबल रहती है? तो सर जिस दिन आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया सर, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। पेमेंट ऑफ ड्यूटी से मतलब नहीं होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया से मतलब नहीं होता है, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री से मतलब नहीं होता है, रेट ऑफ ड्यूटी के लिए बोला है सर। तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। इसी के साथ भारत माता की जय, माहौल बन गया सरकार। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन ICAI के पास्ट एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन है वो भी हमने कवर कर लिए सर। ICAI ने जो आपको बुक में क्वेश्चन दे रखे थे वो भी कवर कर लिए, हर एक पॉइंट कवर। आई थिंक शायद जो एक कस्टम का वेयर हाउसिंग चैप्टर को लेकर आपको लोड था शायद वो भी क्लियर हो गया और सारे पॉइंट आपके एंड पर क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए फुल ऑफ एनर्जी के साथ। देखिए सर सरकार क्या लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन डू एनीथिंग, आई बिलीव दैट। क्लियर, आप, आपके पेरेंट्स, आपके जो सही में आपके जो सच्चे दोस्त है, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो आपसे प्यार करते हैं, वो सब आपके लिए बहुत प्रे करते हैं और आप पे विश्वास रखते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, आई नो वेल। ऑल द बेस्ट, पुट योर 100% एनर्जी। देखिए सर आप हमारे हाथ में पूरा मेहनत करना, बाकी भगवान के हाथ में। ऑल द बेस्ट, लगा दीजिए अपनी 100% एनर्जी।
सर, और माहौल बनाते रहिए, खुश होके पढ़िए सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना बस। थैंक यू।